प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अकबर की। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अकबर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एम्परर कहलाते हैं। कुछ हिस्टोरियंस इनके नाम के साथ अकबर दी ग्रेट भी जोड़ देते हैं। तो जो भी हो, ये पूरे इंडियन हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर साबित हुए। तो अकबर कौन थे? तो ये तीसरे मुगल राजा थे। जो मुगल डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं तो उसके तीसरे मुगल एम्परर ये हुए। तो इन्होंने जो इंडिया पे रूल किया वो 1556 से लेके 1605 तक रूल किया। तो आप देख पा रहे हो लगभग 50 सालों तक इन्होंने रूल किया है इंडिया पे। तो इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट है। तो और डिटेल में आज हम अकबर की ही कहानी समझते हैं। तो जहां तक बात है मुगल डायनेस्टी की, तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना या मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश अकबर के दादा बाबर ने किया था। तो अकबर उसी बाबर के पोते हैं ना, जिन्होंने की फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई लड़ी थी 1526 में। आपको याद होगा, बाबर की वीडियो भी हमने बना रखी है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने किसको हराया था? आओ मैं तुम्हें रिवाइज भी करा दूं। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसी लड़ाई को जीतने के बाद मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी भारत में। तो 4 सालों तक बाबर ने राज किया था। उसके बाद 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। तो बाबर कौन था? तो बाबर अकबर का दादा था। तो बाबर का बेटा था हुमायूं। तो ये हुमायूं कौन हुआ? ये अकबर के पापा हुए, पिताजी। तो हुमायूं बाबर के मरने के बाद हुमायूं राजा बना, अगला मुगल एम्परर बना। लेकिन हुमायूं के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। हुमायूं की दुश्मनी हो गई शेर शाह सूरी के साथ। हमने हुमायूं वाली वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर रखी है, बस मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि हुमायूं की दुश्मनी हो गई शेर शाह सूरी के साथ। तो ये शेर शाह सूरी कौन था? तो बेसिकली इसने बंगाल और बिहार वाले एरिया में अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बना ली थी। उसका नाम था सूर किंगडम, सूर डायनेस्टी। तो इसी शेर शाह सूरी से हुमायूं की 2-3 लड़ाइयां हुई। तो जो आखिरी 2 लड़ाइयां हुई उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरीके से हराया। जो आखिरी लड़ाई इन दोनों के बीच हुई वो थी कन्नौज की लड़ाई, बैटल ऑफ कन्नौज, जो कि 1540 में लड़ी गई। तो इस लड़ाई का नतीजा यह निकला बच्चों कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया, भारत से बाहर भगा दिया। हुमायूं इतना कमजोर हो चुका था, या ये कहो कि शेर शाह सूरी इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने मुगल एम्परर को ही भारत से भगा दिया। तो बच्चों, जब मुगल एम्परर भारत से भाग गया तो फिर काहे की मुगल डायनेस्टी? मुगल डायनेस्टी तो खत्म हो गई ना। तो हाँ बच्चों, ये सच है कि 15 सालों तक मुगल डायनेस्टी का अता पता नहीं था। मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई थी। 1540 में हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था। वापस हुमायूं आया भारत 1555 में। यह बात आप याद रखना। तो जो भी चीज बाबर ने जीती थी, जितनी भी जमीन बाबर ने जीती थी, वो उसके बेटे हुमायूं ने गंवा दी। उसको तो इंडिया छोड़ के भागना पड़ा। और मुगल डायनेस्टी 15 सालों के लिए कहीं गायब सी हो गई, कहीं गायब सी हो गई। ये सारे लोग इंडिया से बाहर भाग गए और उसकी जगह शेर शाह सूरी ने अपना कह लो कि रूल स्टैब्लिश कर लिया और शेर शाह सूरी बन गया था हिंदुस्तान का नया राजा। तो जब हुमायूं इंडिया से भागा फिर रहा था, उसी वक्त अकबर का जन्म हुआ था। तो हुमायूं को अपनी जान बचानी थी, वो तो इंडिया से छोड़ के भाग गया था। तो हुमायूं पर्शिया जाना चाहता था। पर्शिया यानी ईरान, क्योंकि ईरान के जो राजा थे उस वक्त के, वो हुमायूं के दूर के रिश्तेदार लगते थे। तो जब ये पर्शिया जाना चाहता था, उसी कह लो कि अटेम्प्ट में लगा हुआ था ये, तो हुमायूं सिंध प्रोविंस से होके गुजर रहा था। सिंध प्रोविंस जो आज पाकिस्तान में है, तो सिंध डेजर्ट एक रेगिस्तानी इलाका है ये। तो वहां से जब ये होके गुजर रहा था तो उस वक्त हुमायूं की वाइफ प्रेग्नेंट थी, मतलब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हुमायूं ने रिक्वेस्ट भेजी। सिंध में एक राजा थे, राजा वीर साल नाम था उनका। बच्चों, ये नाम आप याद रखोगे। एक राजपूत राजा थे, राजा वीर साल।
अमरकोट नाम के जगह के राजा थे ये। तो ये अमरकोट नाम की जगह जो है वो सिंध में ही पड़ती थी। तो खैर जो भी हो, हुमायूं की वाइफ को बच्चा होने वाला था, तो हुमायूं ने राजा वीर साल से परमिशन मांगी कि हमें अपने महल में कुछ दिन रहने दो, मुझे, मेरी वाइफ और मेरे साथ जो कुछ लोग चल रहे हैं उनको रहने दो। तो इसी राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर कब पैदा हुआ था? तो 1542 एडी में पैदा हुआ था बच्चों। अकबर कहां पैदा हुआ था? तो अमरकोट में, अमरकोट में पैदा हुआ। किस सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ? जब हुमायूं, अकबर के फादर हुमायूं दर दर भटक रहे थे, तब जाके अकबर का जन्म हुआ। ठीक, तो अब अकबर का जन्म हो गया, सब कुछ ठीक है। तो हुमायूं को पर्शिया पहुंचना था ना, तो वो अपने बीवी बच्चों को लेके वापस उस जर्नी पे निकल पड़ा, पर्शिया जाने लगा। तभी हुमायूं का सौतेला भाई, हुमायूं के 3 सौतेले भाई थे, वो तीनों सौतेले भाई हमेशा हुमायूं को परेशान करने में ही लगे रहते थे। ये सारी चीजें हमने हुमायूं वाले वीडियो में कवर कर ली है। तो अब क्या है, हुमायूं अपने बीवी बच्चों को लेके पर्शिया जा रहा है, उसको पर्शिया पहुंचना है। तभी उसका एक सौतेला भाई जिसका नाम अस्कारी मिर्जा था, उसने इस काफिले पे अटैक कर दिया, इन लोगों पे अटैक कर दिया। तो हुमायूं ने सोचा कि मेरा बच्चा तो इतना छोटा है, तो इस छोटे बच्चे को अगर मैं लेके यहां वहां भागूंगा, मुझ पे अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो हुमायूं ने यह सोचा कि मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ देता हूं, इस छोटे से बच्चे को यहीं किसी टेंट में छोड़ देता हूं। तो हुमायूं ने अकबर को कुछ दासियों के साथ एक टेंट में छोड़ दिया, क्योंकि उसका मानना था कि मेरा सौतेला भाई अस्कारी भले ही मेरी जान का दुश्मन है, लेकिन वो कभी भी एक छोटे से बच्चे की जान नहीं लेगा, क्योंकि ये छोटा बच्चा आखिर उसका भतीजा ही तो है। अस्कारी इस छोटे से बच्चे का चाचा है ना, तो एक चाचा कभी अपने भतीजे की जान नहीं लेगा। ये सोच के हुमायूं ने बच्चे को वहीं छोड़ दिया, और हुआ भी वैसा ही। अस्कारी ने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो छोटे से बच्चे यानी अकबर को वहां से पिक कर लेता है और अकबर को लेके वापस कांधार चला जाता है। क्यों? क्योंकि अस्कारी कांधार का गवर्नर था। हुमायूं की तो पूरी ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन इसके सौतेले भाइयों के पास छोटे छोटे किंगडम्स थे, अपने छोटे छोटे किंगडम्स थे। तो वैसा ही कांधार का गवर्नर था अस्कारी। तो आप सोचो कि अकबर के बचपन के कुछ साल, 1.5-2 साल अपने मदर फादर के बिना गुजरे हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो इसके बचपन के 1.5-2 साल अपने चाचा के साथ गुजरे। अब पता करते हैं कि अकबर का बचपन कैसा गुजरा। तो इतना तो हम देख ही चुके हैं कि अकबर के शुरू के 1-2 साल जो है अपने मां बाप के बिना गुजरे। तो इसके बचपन के बारे में आप कह सकते हो कि बचपन इसका बिल्कुल नेग्लेक्टेड गुजरा, मां बाप का प्यार इसको मिला नहीं। तो जब मां बाप के साथ ये रहता ही नहीं था, तो इसके एजुकेशन पे किसी ने ध्यान दिया नहीं। तो बचपन में इसको ठीक ठाक एजुकेशन नहीं मिली। लेकिन जब ये 3 साल का था, अकबर 3 साल का था, तो हुमायूं ने वापस अपने बेटे अकबर को हासिल कर लिया। कैसे? तो जो चाचा अस्कारी अकबर को उठा ले गया था, उसी पे हुमायूं ने अटैक किया। हुमायूं ने 1545 में अपने दोनों सौतेले भाइयों अस्कारी और कामरान पे अटैक करके उनको हरा दिया। तो इसी अस्कारी के पास था ना अकबर, तो अब इन दोनों को हरा के अकबर को वापस हासिल कर लिया हुमायूं ने। तो जब बेटा मिल गया हुमायूं को, तो हुमायूं ने अपने बेटे को मिलिट्री ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी हुमायूं ने अपने मिलिट्री जनरल बैरम खान को दे दी। यानी बैरम खान जो है एक तरह से अकबर का गार्जियन बन गया। पूरी जिम्मेदारी अकबर की मिलिट्री ट्रेनिंग, पढ़ाई लिखाई की बैरम खान को दे दी गई। अकबर जो है बैरम खान की काफी इज्जत करता था। आगे अकबर और बैरम खान के रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इन जनरली स्पीकिंग अकबर जो है बैरम खान को अपने बाप का दर्जा देता था, बाप की तरह ही रेस्पेक्ट करता था। तो अब देखो अकबर को हुमायूं पूरी तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग देके बड़ा कर रहा था। तो अकबर अपने फादर की सर्विस में भी काफी दिनों तक रहा। तो जब अकबर 9 साल का हो गया,
तो उसको गजनी का गवर्नर बना दिया गया। गजनी अफगानिस्तान में एक प्रोविंस थी। तो अफगानिस्तान जो है वो बाबर का पुश्तैनी इलाका था ना, तो वहां पे इन लोगों की काफी पकड़ थी। तो गजनी जैसे इंपॉर्टेंट लोकेशन का गवर्नर बना दिया गया अकबर को। हुमायूं ने अकबर की शादी अपने सौतेले भाई हिंडाल मिर्जा की बेटी से करा दी। मैंने आपको बताया ना कि हुमायूं के 3 सौतेले भाई थे, 3 में से 2 तो उसको परेशान करते थे, लेकिन एक सौतेला भाई हिंडाल मिर्जा वो हुमायूं की कभी कभी मदद भी कर दिया करता था। तो हिंडाल मिर्जा ने अपनी जान दी थी, हुमायूं की तरफ से लड़ते हुए अपनी जान दी थी हिंडाल मिर्जा ने। तो इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए हुमायूं ने अपने बेटे अकबर की शादी हिंडाल मिर्जा की बेटी से करा दी। अब देखो, जब हुमायूं ने 1555 में वापस भारत में लौटने का सोचा, क्योंकि अभी तक तो ये भागा भागा फिर रहा है, शेर शाह सूरी ने इसको जो भगाया 1540 में, उसके बाद ये लौट के कभी इंडिया वापस ही नहीं गया। लेकिन 1555 में जब ये पूरी तरीके से मजबूत हो गया, अपने भाइयों को इसने हरा दिया था, भाइयों की तरफ से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब ये इंडिया एंटर करता है। उस वक्त तक शेर शाह सूरी की डेथ हो चुकी थी। तो उस वक्त सूरी डायनेस्टी का जो कह लो कि राजा था वो था सिकंदर सूर। तो इसी सिकंदर सूर को 1555 में हुमायूं ने हराया, और हराने के बाद फिर से वो बादशाह बन गया। यानी जो मुगल डायनेस्टी 1540 से 1555 तक गायब हो गई थी, अब वो फिर से स्टैब्लिश हो गई। तो हुमायूं ने फिर से दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया और वो दिल्ली में ही रहने लगा। बाबर जो है वो आगरा में रहता था, हुमायूं जो है वो शुरू में तो आगरा में रहता था, लेकिन जब दोबारा लौट के इंडिया में आया तो वो दिल्ली में रहने लगा। तो हुमायूं रहता था दिल्ली में, उसने अपने बेटे अकबर को पंजाब का गवर्नर बना दिया। वो गजनी का गवर्नर तो पहले ही था। अब क्योंकि इंडिया वापस मिल गया, हुमायूं को इंडिया मिल गया ना वापस, तो अब पंजाब भी वापस मिल गया। तो पंजाब जैसे इंपॉर्टेंट जगह का गवर्नर फिर से बना दिया गया अकबर को, और साथ ही साथ सबको यह मैसेज दे दिया गया कि मेरे बाद मेरा बेटा अकबर ही अगला बादशाह बनेगा। क्योंकि उस वक्त तो कई बेटे होते थे, कई बीबियां, कई बच्चे होते थे, तो डिक्लेयर नहीं करोगे तो सारे बेटे आपस में लड़ने लगेंगे। तो हुमायूं ने डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बाद अकबर ही बनेगा, कोई और नहीं बनने वाला। तो हुमायूं बादशाह तो बन गया, दोबारा बादशाह तो बन गया, लेकिन वो काफी दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया, बादशाहत उसकी काफी दिनों तक कायम नहीं रह पाई। क्यों नहीं रह पाई? क्योंकि इंडिया वापस पाने के कुछ ही महीनों के बाद हुमायूं की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। वो दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में जो उसका महल था, पुराना किला, तो उसी पुराना किला को में एक लाइब्रेरी बनी हुई थी। उस लाइब्रेरी से उतरते वक्त वो सीढ़ियों से गिर गया और उसकी डेथ हो गई। उस वक्त अकबर जो है हार्डली 14 साल का छोटा बच्चा था और हुमायूं की डेथ हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हुमायूं मर जाएगा, ये तो एक एक्सीडेंट था ना। तो जिस वक्त ये डेथ हुई, एक्सीडेंट हुई, उस वक्त अकबर पंजाब में ही था, क्योंकि वो पंजाब का गवर्नर था। तो पंजाब के कालानौर नाम के गांव में उस वक्त अकबर था, अपने गार्जियन बैरम खान के साथ, क्योंकि बैरम खान को हुमायूं ने ही अकबर का गार्जियन बना दिया था, पूरी जिम्मेदारी अकबर की सौंप दी थी। तो बैरम खान सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, हुमायूं तो मर गया और हुमायूं का बेटा अकबर 14 साल का छोटा सा बच्चा है। तो कुछ दिनों तक हुमायूं के मरने की खबर को दबा के रखा गया, क्योंकि अगर यह खबर फैल जाती तो दिल्ली पे अटैक हो जाता, और अकबर जो है वो तो पंजाब में है। तो कुछ दिनों तक इस खबर को दबा के रखा गया। उसके बाद फाइनली 14 फरवरी 1556 के दिन बैरम खान ने 14 साल के अकबर उस वक्त 14 साल का था, उसको अगला एम्परर, अगला बादशाह घोषित कर दिया। कहां घोषित कर दिया? पंजाब में ही। उस वक्त तक अकबर पंजाब में ही था, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दिल्ली आने की, क्योंकि बैरम खान जानता था कि अगर मैं इस छोटे से बच्चे अकबर को लेकर दिल्ली जाऊंगा तो अफगान्स अटैक कर देंगे। हुमायूं के दुश्मन भी तो काफी सारे थे ना, खास करके अफगान।
तो इसीलिए ये लोग पंजाब में ही रह के देखना चाहते थे कि आगे क्या चीजें होती हैं। हुमायूं के मरने की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। सबको पता चल गया कि हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, और सब ये भी जानते थे कि हुमायूं का बेटा अकबर केवल 14 साल का है, यानी वो इतना मजबूत या इतना स्ट्रांग नहीं है कि तुरंत ही वो गद्दी संभाल ले। तो ये बात जब अफगान फोर्सेस को पता चली तो उनको मौका मिल गया कि दिल्ली में तो कोई रोकने वाला है ही नहीं, हुमायूं मर चुका है और जो उसका बेटा है वो तो पंजाब में बैठा हुआ है। तो अचानक से अफगान फोर्सेस ने दिल्ली पे हमला कर दिया, और यही जो हमला हुआ, यही जो बैटल है, ये बैटल कहलाया बैटल ऑफ तुगलकाबाद। तो आज भी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में आपको एक बहुत लंबा चौड़ा फोर्ट देखने को मिलेगा। ये फोर्ट तुगलक डायनेस्टी ने बनाया था। तुगलक डायनेस्टी ने ही तुगलकाबाद बसाया था। तो इसी फोर्ट को लेके लड़ाई हुई थी। ये जो फोर्ट था ये मुगलों के कब्जे में था। अब दिल्ली पे अटैक हो गया अफगानों का। तो अफगान की तरफ से जो सेनापति था वो था हेमचंद्र हेमू। तो ये एक हिंदू था लेकिन लड़ रहा था अफगानों की तरफ से। तो ये हेमचंद्र हेमू बेसिकली बंगाल के सुल्तान आदिल शाह, ये सारा जो आप देख रहे हो ये सब के सब अफगान हैं। अफगानों की जानी दुश्मनी चलती है मुगलों से, क्योंकि मुगलों ने अफगान को हरा के ही तो मुगल डायनेस्टी बनाई थी। तो ये हेमचंद्र हेमू सुल्तान ऑफ बंगाल आदिल शाह का प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, इसीलिए अफगानों का सेनापति भी था ये। तो इसी हेमचंद्र हेमू ने हुमायूं की मौत का फायदा उठाते हुए, मौके को भांपते हुए दिल्ली पे हमला बोल दिया। तो यही हमला बैटल ऑफ तुगलकाबाद कहलाया, और ये एक दिन की लड़ाई साबित हुई। एक दिन ये लड़ाई चली। वो दिन था 7 अक्टूबर 1556 का, यानी हुमायूं के मरने के करीब 6-7 महीने बाद की बात है ये। तो हेमचंद्र हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तरफ तो अफगानों की सेना थी जिसका सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य था, दूसरी तरफ मुगल जो सेना थी, दिल्ली में जो मुगल फोर्सेस थे उनका सेनापति था टर्डी बेग खान। अब ये टर्डी बेग खान टिक नहीं पाया, हेमचंद्र विक्रमादित्य के सामने टिक नहीं पाया, और तुगलकाबाद की लड़ाई जो है वो मुगल हार गए, और टर्डी बेग तुगलकाबाद छोड़ के भाग गया। वो भाग के पंजाब चला गया। तो इसका क्या नतीजा निकला कि इस लड़ाई में हेमचंद्र की जीत हुई और पूरे दिल्ली पे अफगानों का कब्जा हो गया। यह है हेमचंद्र हेमू। तो पूरे दिल्ली का राजा डिक्लेयर कर दिया हेमचंद्र हेमू ने, खुद को दिल्ली का राजा डिक्लेयर कर दिया, और एक टाइटल, एक उपाधि खुद को दी। खुद को वो विक्रमादित्य कहने लगे। तो इसीलिए इनका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य भी है। तो जब ये सब हो रहा था उस वक्त अकबर तो पंजाब में था। तो अकबर उस वक्त पंजाब के जालंधर में था और दूर बैठा ये तमाशा देख रहा था कि कैसे मुगल डायनेस्टी का कंट्रोल दिल्ली के ऊपर से छूट गया, कैसे मुगलों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सब वो जालंधर से देख रहा था, कह लो कि तैयारी कर रहा था एक बड़ी सी लड़ाई की। तो जब टर्डी बेग भागा भागा पंजाब पहुंचा तो बैरम खान को उस पर इतना गुस्सा आया कि तुम तो कायर निकले, तुमने तो तुगलकाबाद फोर्ट दुश्मनों के हवाले कर दिया और वहां से भागे चले आए। तो टर्डी बेग को वहां पे मौत की सजा दे देता है कौन? बैरम खान। तो सारे फैसले जो है अकबर के बैरम खान ही लिया करता था, क्योंकि अकबर तो केवल 14 साल का था, एक्सपीरियंस उसको उतना था। तो अब बैरम खान की समझ में ये बात आने लगी कि एक बड़ी लड़ाई लड़े बिना इस खतरे को नहीं टाला जा सकता है। जो अफगान दिल्ली पे कब्जा कर सकते हैं वो पूरी मुगल डायनेस्टी पे कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए बैरम खान और अकबर तैयारी करने लगे एक बड़ी सी लड़ाई की, और यही बड़ी लड़ाई पानीपत में लड़ी गई। जैसे 1526 में बाबर ने पानीपत में लड़ाई लड़ी थी, तो 1556 में यानी उसके ठीक 30 साल के बाद अकबर को फिर से पानीपत में एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। और संयोग देखो, पहली लड़ाई भी मुगलों की अफगान के साथ ही हुई थी,
दूसरी लड़ाई भी मुगलों की अफगान के साथ ही हो रही है। तो तुगलकाबाद की लड़ाई तो मुगल हार गए थे, लेकिन ये पानीपत की लड़ाई में बाजी पलट गई, अकबर जीत गया। तो क्या हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में? इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो 1526 में ऑलरेडी लड़ी जा चुकी थी ना, बाबर ने इसमें जीत हासिल की थी। तो उधर हेमू का कब्जा हो गया था दिल्ली पे, और उसने खुद को विक्रमादित्य की टाइटल भी दे दी थी, खुद को राजा डिक्लेयर कर दिया था। तो दिल्ली, सिर्फ दिल्ली ने ही नहीं ग्वालियर से लेके सतलज नदी तक कब्जा कर लिया था अफगानों ने। तो सतलज नदी कहने का मतलब है पंजाब के कुछ हिस्सों तक कब्जा हो गया था अफगानों का। तो बैरम खान ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब इनको आगे बढ़ने से रोकना होगा। तो बैरम खान ने चैलेंज किया हेमू को कि एक लड़ाई लड़के फैसला कर लेते हैं, इस तरह चोरी छुपे क्यों एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, एक लड़ाई ही लड़ लेते हैं। तो अकबर ने बैरम खान को के साथ सहमति जताई कि हाँ चलो, एक लड़ाई तो हमको लड़नी ही पड़ेगी। तो इसी लड़ाई को आज हम बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। तो ये लड़ाई कब लड़ी गई? तो 2 नवंबर 1556 के दिन ये लड़ी गई। तो इस लड़ाई में, ये लड़ाई बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि हेमचंद्र हेमू जो है उसकी आंखों में एक तीर लग गया। उस आंख में तीर लगने की वजह से वो बेहोश होके अपने घोड़े से गिर गया, और फिर उसको पकड़ लिया मुगल फोर्सेस ने, उसको पकड़ के उसको मार दिया, उसको बैटलफील्ड में उसकी गर्दन काट दी। तो इस तरह हेमचंद्र हेमू के मरते ही अकबर को डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ भाई, बैटल ऑफ पानीपत इज ओवर, बैटल ऑफ पानीपत खत्म हो चुका है, आपका दुश्मन हेमू मारा जा चुका है। तो अकबर ने बड़ी आसानी से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीत लिया, और अब मुगल डायनेस्टी पे जो खतरा आ गया था, मुगल एम्पायर पे जो थोड़ी देर के लिए खतरा मंडरा रहा था, वो टल गया। तो अब देखो, मुगल जो है, मुगलों के ऊपर खतरा अब रहा नहीं। तो अब अकबर आराम से राजपाट संभाल सकता है, राजगद्दी पे बैठ सकता है। लेकिन बात क्या है कि अकबर की उम्र काफी कम है, एक्सपीरियंस है नहीं इसको। तो उस दौरान 14 से 18 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, 18 साल में आप बालिग हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, तो 14 से 18 साल का जो ड्यूरेशन था, इस दौरान बैरम खान ने गार्जियन की भूमिका निभाई, रीजेंट की भूमिका निभाई अकबर की। सारे फैसले बैरम खान ही लेता था, अकबर उस पर अपनी सहमति जता दिया करता था। तो ये जो 4 सालों का टाइम पीरियड है, ये बेसिकली अकबर का नहीं कहा जाएगा, ये बैरम खान ही रूल करता था, सारे फैसले बैरम खान ही लेता था। तो इसलिए कुछ दिनों के बाद बैरम खान को काफी घमंड हो गया, वो अपने आप को ही एक तरह से असली बादशाह मानने लगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि बैरम खान अकबर को नुकसान पहुंचाना चाहता था, नहीं, बैरम खान दिल का साफ आदमी था। वो अकबर को अपने बेटे की तरह प्यार करता था और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। तो अकबर से इसका कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि ताकत इतनी इसके हाथ में आ गई थी कि इसका बिहेवियर बदल गया था, ये घमंडी हो गया था। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि टर्डी बेग को भी इसने मरवा दिया था तुगलकाबाद की लड़ाई हारने के चक्कर में। तो ये सब खबरें जब अकबर को मिलने लगी कि बैरम खान कुछ कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, कुछ ऐसे लोगों को मरवा देते हैं जिनको माफ भी किया जा सकता है, तो अकबर को लगने लगा कि नहीं, अब मुझे बैरम खान पे आंख मूंद के भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है तो बादशाह मैं हूं। तो अब मुझे एक बादशाह होने के नाते अपने फैसले खुद से लेना पड़ेगा ना। बैरम खान क्यों फैसले लेता है मेरे तरफ से? तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अकबर ने बैरम खान से इस्तीफा देने को कहा। बैरम खान ने पूरी जिंदगी हुमायूं और उसके बेटे अकबर की सेवा में बिता दिया, लेकिन उसका फल उसको क्या मिला? अकबर ने उससे कहा, क्योंकि अकबर को पता था कि बैरम खान को काफी लोग पसंद नहीं करते हैं, तो उसने बैरम खान से कहा कि आप रिटायर हो जाओ, आप बाइज्जत अपनी ताकत छोड़ दो और मक्का हज पे चले जाओ। तो उसने कहा कि आप रिटायर हो,
आपको कोई नुकसान हम पहुंचाएंगे नहीं, सारी ताकत अपनी यहां जमा कर दो, सारी अथॉरिटी जमा कर दो और आप निकल जाओ हज करने के लिए, आप मक्का चले जाओ। तो बैरम खान को काफी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कर क्या सकता है, तो सब कुछ सरेंडर कर देता है, सब कुछ रिजाइन कर देता है और मक्का की तरफ बढ़ जाता है। तो रास्ते में ही बैरम खान के दुश्मनों ने, क्योंकि बैरम खान ने काफी दुश्मन बना लिए थे ना, वो तो बादशाह की तरफ बिहेव करने लगा था, तो रास्ते में ही बैरम खान पे हमला हो जाता है और बैरम खान की मौत हो जाती है। तो बैरम खान तो मर गया, अब अकबर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि बैरम खान के मरते ही अकबर जो है बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, आजाद होकर फैसले लेने लगा, नहीं। अकबर की लाइफ में एक और प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी इसकी दाई मां। देखो, आज भी कई बच्चों के यहां आप दाई मां का कॉन्सेप्ट देते हो। एक होता है अपनी मां जिसने तुम्हें जन्म दिया है, एक होती है वो औरत जो तुम्हें पाल पोस के बड़ा करती है, जिनको आप नौकरानी तो नहीं कह सकते, बिल्कुल मां की तरह उसने पाल पोस के आपको बड़ा किया है। कुछ मामलों में दाई जो है अपना दूध भी बच्चों को पिलाती है, यानी जैसे मां दूध पिलाती है वैसे दाई मां भी बच्चों को दूध पिलाती है। तो ऐसी ही एक दाई मां हुआ करती थी अकबर की। तो अकबर उस दाई मां को बिल्कुल अपनी मां के जितना दर्जा देता था। तो जब अकबर बादशाह बन गया तो उस दाई मां की भी इज्जत बढ़ गई ना। पहले तो वो एक छोटे से बच्चे की दाई मां थी, अब तो वो बादशाह की दाई मां है। तो इसी दाई मां ने अपनी एक, कह लो कि एक ग्रुप बना रखा था, एक छोटा सा ग्रुप बना रखा था, क्योंकि अकबर उनकी काफी इज्जत करता था, उनके कहे को नहीं टाल सकता था। तो ये जो दाई मां थी, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा था, इसको हिस्टोरियंस हरम दल कहते हैं, हरम दल या हरम पार्टी। हरम राजा के महल की वो जगह होती है जहां औरतें रहती थी, यानी राजा की कई पत्नियां होती थी, हर पत्नी की कई दासियां होती थी, यानी जो रॉयल स्टेटस वाली महिलाएं होती थी उनको महल के जिस पोर्शन में रखा जाता था उसको कहा जाता था हरम दल। तो हरम का बेसिकली मतलब होता है कि एक राजा की कई बीवियां होती थी, वो मतलब सारी बीवियां एक ही जगह पे रहेंगी ना, तो उस पोर्शन को हरम कहा जाता था। तो ये जो दाई मां थी उनका नाम था माहम अंगा। तो ये भी अकबर के महल में ही रहती थी, हरम में ही रहती थी। तो इन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया था उसमें महामंगा का बेटा, महामंगा की बेटी, महामंगा का दामाद, ये सब लोग शामिल थे। तो ये सारे लोग मिलके अकबर को इन्फ्लुएंस करते थे, क्योंकि अकबर कभी भी अपनी दाई मां यानी महामंगा का कहा नहीं टाल सकता था। तो यही जो ग्रुप था इसको हरम दल भी बोलते हैं या फिर पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। पेटीकोट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि पेटीकोट जो है वो औरतें पहनती है, महिलाओं के पहनने के लिए होती है। तो ये दिखाने के लिए कि अकबर को कुछ महिलाएं कंट्रोल करती थी, महिलाओं का एक ग्रुप कंट्रोल करता था, इसका नाम पेटीकोट गवर्नमेंट रखा गया है। तो आओ कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इस महामंगा के पेटीकोट गवर्नमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महामंगा जो है वो अकबर की फोस्टर मदर थी या दाई मां थी, और अकबर उनको काफी इज्जत देता था, काफी पसंद करता था। तो महामंगा ने इस चीज का फायदा उठाया और वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की तरह बिहेव करने लगी, क्योंकि बैरम खान तो पहले ही मर चुका था। तो अब बैरम खान की ही एक तरह से जगह ले ली थी महामंगा ने, और अकबर भी उनको कुछ कह नहीं सकता था। तो महामंगा का एक बेटा था अधम खान। तो महामंगा हमेशा इसी बात के जुगाड़ में लगी रहती थी, इसी मौके की तलाश में लगी रहती थी कि कैसे अपने बेटे अधम खान को जो मुगल गवर्नमेंट है उसमें बड़े से बड़े पोजीशन पे पहुंचवा दूं, क्योंकि अकबर तो मेरे बेटे जैसा है, अकबर बादशाह है, तो अकबर भी मेरे बेटे जैसा है, अधम खान तो मेरा अपना बेटा है, तो मेरे अपने बेटे को अकबर जरूर किसी अच्छी ना अच्छी पोजीशन पे अपनी गवर्नमेंट में रख लेगा। तो अधम खान को भी काफी इज्जत मिलती थी। तो जहां अधम खान को अकबर के सामने सर झुका के रहना चाहिए, लॉयल्टी दिखानी चाहिए, वहीं अधम खान इस चारों तरफ घमंड में घूमता था कि मैं अकबर का भाई हूं, जबकि उसको यह कहना चाहिए कि मैं अकबर का कह लो कि सर्वेंट हूं, अकबर की सेवा में हूं, लेकिन वो खुद को अकबर का भाई बुला के चारों तरफ घूमता फिरता था। तो क्या हुआ, एक बार अकबर ने मालवा में हमला किया, यानी मालवा यानी मध्य प्रदेश।
तो मालवा जीतने के लिए अकबर ने इसी अधम खान को भेजा। अधम खान यानी महामंगा का बेटा, जो कि खुद को अकबर का भाई बुलाता था। तो इस अधम खान को भेजा गया कि जाओ भाई तुम मालवा जाओ, और मालवा में राजा है बाज बहादुर, तो बाज बहादुर नाम का राजा था मालवा में, उसको हराओ। तो ये अधम खान वहां जाता है, बाज बहादुर को तो हरा देता है, लेकिन बाज बहादुर की एक कह लो कि प्रेमिका थी। उस प्रेमिका बहुत खूबसूरत थी, चारों तरफ उसकी खूबसूरती की चर्चा थी। तो उस प्रेमिका का नाम था रानी रूपमती। तो इस रानी रूपमती को अधम खान किडनैप करने की कोशिश करता है, उसको जबरदस्ती कब्जे में लेने की कोशिश करता है। तो रानी रूपमती ने जहर खाके अपनी जान दे दी। तो यह बात जब अकबर को पता चली कि एक मासूम औरत की जान चली गई है अधम खान की बदमाशियों की वजह से, तो यह बात अकबर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दूसरी चीज क्या हुई थी कि अधम खान ने जो पैसे लूटे थे मालवा से, उसका भी सही सही हिसाब अकबर को नहीं दिया। तो इन सब वजह से अकबर का दिमाग हो गया खराब। उसको लगा कि अधम खान अपने क्लोजनेस का फायदा उठाता है, अपनी मदर जो महामंगा है उसकी जो मेरी क्लोजनेस है उसका वो फायदा उठाता है। तो अकबर गुस्से से भर गया, उसने ऑर्डर दिया कि अधम खान को उठा के छत से फेंक दो। या देख रहे हो, तो अधम खान को 2 बार महल के ऊपर से उठा के फेंका गया। पहली बार वो नहीं मरा, तो उसको पकड़ के फिर छत पे ले गए और दोबारा छत से फेंक दिया ताकि उसकी फुल एंड फाइनल मृत्यु हो जाए। तो अधम खान मर गया, महामंगा का दिल टूट गया। तो अपने बेटे अधम खान के मरने के बाद महामंगा बीमार रहने लगी और थोड़े दिनों के बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो जब महामंगा की भी डेथ हो गई, अधम खान भी मर गया, बैरम खान तो पहले से ही मर गया था। तो अब जाके सही मायने में अकबर आजाद हो गया। अकबर को इन्फ्लुएंस करने वाला कोई रहा नहीं। अकबर पूरी तरीके से हरम दल के पॉलिटिक्स से खुद को आजाद कर लिया अकबर ने। तो अब जाके अकबर पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट बादशाह बन चुका था। तो अब आओ देखते हैं अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में, यानी कि बादशाह बनने के बाद अकबर ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी। तो अकबर ने पहला अटैक जो किया था वो ग्वालियर पे किया था 1558 में। उसी साल उसने मालवा में अटैक किया था। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि मालवा में अटैक करने के लिए उसने अधम खान को भेजा था। तो अगला अटैक जो मालवा में हुआ था वो बाज बहादुर नाम के राजा के खिलाफ हुआ था। तो बाज बहादुर बेसिकली मांडू में इसका महल हुआ करता था। मांडू मालवा में ही है, मध्य प्रदेश में ही है। तो बाज बहादुर नाम के राजा को हराने के लिए अकबर ने अधम खान को भेजा था, जो हमने देखा, और अधम खान ने काफी इजीली बाज बहादुर को हरा भी दिया था। तो ये इसके शुरुआती मिलिट्री कैंपेन्स है। 1564 में अकबर ने जबलपुर के पास एक किंगडम हुआ करती थी, उसका नाम था गढ़ कटांगा किंगडम। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे अकबर की लड़ाई एक औरत से हुई, एक राजा से नहीं बल्कि एक रानी से हुई। तो ये जो किंगडम थी गढ़ कटांगा नाम की किंगडम, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास थी। तो इस किंगडम का राजा असल में तो एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था वीर नारायण, लेकिन एक छोटा बच्चा राजा तो सिर्फ नाम का ही था ना। जो एक्चुअल पावर थी, जो एक्चुअल रूल था, एक्चुअल कंट्रोल था, वो इस छोटे से बच्चे वीर नारायण की मदर दुर्गावती के पास था। तो दुर्गावती एक तरह से रानी थी, गढ़ कटांगा किंगडम की रानी थी। तो इसी रानी से अकबर की लड़ाई हुई थी। तो काफी भयानक लड़ाई हुई। रानी दुर्गावती को हराना आसान नहीं था, तो अकबर को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली रानी दुर्गावती हार गई और रानी दुर्गावती की डेथ हो गई इस लड़ाई में। अब बात करते हैं कुछ बड़े बड़े मिलिट्री कैंपेन्स की। तो पहला बड़ा मिलिट्री कैंपेन जो अकबर का आया वो था चित्तौड़ के खिलाफ। तो चित्तौड़ में बहुत बड़ा किला है, चित्तौड़ फोर्ट के नाम से हम जानते हैं उसे। तो ये लड़ाई हुई 1568 में। इसी किले पे कब्जा करने के लिए अकबर ने हमला कर दिया, मेवाड़ पे हमला किया। तो उस वक्त इस किले के मालिक या पूरे मेवाड़ के राजा थे उदय सिंह।
तो ये उदय सिंह जानते थे कि मैं अकबर की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर राजा ही मर गया तो किंगडम खत्म हो जाएगा, इसलिए राजा का जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो उदय सिंह इस फोर्ट को, चित्तौड़ फोर्ट को छोड़ देते हैं और जंगलों में जाके शरण लेते हैं। जो मेवाड़ के जंगल थे वहां जाके शरण लेते हैं, वहां जाके अपनी प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो उदय सिंह ने पूरे चित्तौड़ किले की जिम्मेदारी, उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी दो राजपूत वॉरियर जयमल और पट्टा के हवाले कर दी। तो अब राजा उदय सिंह तो जंगलों में चले गए हैं, पीछे रह गए हैं उनके दो इंचार्ज, दो सेनापति जयमल और पट्टा। तो अकबर पहुंचता है मेवाड़, इस किले को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन अकबर को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अकबर को लगा था कि मैं बहुत इजीली इस किले को जीत जाऊंगा, लेकिन 4 महीने लग गए। अकबर को 4 महीनों का वक्त लग गया इस किले को जीतने के लिए। तो अकबर को 4 महीनों तक किसने रोक रखा था? इसी जयमल और पट्टा ने। तो जयमल और पट्टा की बहादुरी से अकबर काफी इंप्रेस हुआ। वैसे भी वो राजपूतों की काफी इज्जत करता था अकबर, क्योंकि अकबर पैदा ही राजपूत के घर में हुआ था, अमरकोट में हुआ था, राजपूत राजा के घर में ही पैदा हुआ था। तो खैर जो भी हो, 4 महीनों की मेहनत के बाद अकबर ने चित्तौड़ के किले को जीत लिया। जयमल और पट्टा की मौत हो गई, इस लड़ाई में जयमल और पट्टा मर गए, लेकिन अकबर काफी इंप्रेस हो गया इनसे। तो जब अकबर वापस आगरा लौट के आया तो आगरा में अपने महल के गेट पे जयमल और पट्टा की मूर्ति लगवाई, इतनी इज्जत करने लगा अकबर उनकी। तो आप ये देख पा रहे हो, ये आगरा फोर्ट पे ही लगी हुई मूर्ति है जयमल और पट्टा की। तो जयमल और पट्टा कौन थे? तो राजा उदय सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा थे, उनके मिलिट्री जनरल्स थे ये दोनों। तो यहां से अकबर जो है राजपूतों से लड़ना स्टार्ट करता है। अकबर ने एक तरह से राजपूताना पे आक्रमण चालू कर दिया। पहला आक्रमण मेवाड़ में हुआ, मेवाड़ को जीत लिया। तो मेवाड़ जीत लिया यानी राजपूताना जीत लिया। तो इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए जब अकबर वापस लौट के आगरा आया तो उसने एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। आगरा के कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पे एक नई राजधानी बनाने का फैसला किया। इस नई राजधानी को नाम दिया गया फतेहपुर सीकरी। फतेह का मतलब होता है विक्ट्री, विजय हासिल करना, जीत हासिल करना। किस चीज पे जीत हासिल की थी अकबर ने? राजपूतों को हराया था, मेवाड़ को जीत लिया था। उसी खुशी में ये फतेहपुर सीकरी बनवाता। ये आप देख रहे हो फतेहपुर सीकरी। तो उदय सिंह का क्या हुआ? तो उदय सिंह की ताकत और कह लो कि सोसाइटी में जो उनकी पोजीशन या अथॉरिटी थी उसको नुकसान पहुंचा। लेकिन उदय सिंह मरे तो नहीं थे ना, वो तो जीवित थे, उनको मार नहीं पाया अकबर। तो उदय सिंह और अकबर की दोबारा कभी आमने सामने लड़ाई नहीं हुई। उदय सिंह छुप छुप के अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वो अकबर से लड़ना नहीं चाहते थे फेस टू फेस। कुछ सालों के बाद उदय सिंह ने खोई हुई ताकत रिगेन करनी स्टार्ट कर दी। तो जब उदय सिंह ताकतवर होने लगे, इसका मतलब है कि अकबर ने जो मेवाड़ को जीत लिया था, तो मेवाड़ पे अकबर की पकड़ कमजोर होने लगी। धीरे धीरे महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ को वापस जीत लिया। उदय सिंह ने एक नई सिटी बसाई अपने नाम के ऊपर। उस सिटी का नाम रखा उदयपुर। राजस्थान की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ना उदयपुर, ये उदय सिंह ने ही बसाई थी। तो इसी राजा उदय सिंह के बेटे थे महाराणा प्रताप। तो बाप की दुश्मनी चालू हुई अकबर के साथ, उसी दुश्मनी को आगे बेटे ने भी कंटिन्यू किया। यानी आगे चल के हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप की भी लड़ाई अकबर से होती है। तो अकबर राजपूतों को तो कंट्रोल कर पाया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेवाड़ को वो हार गया था। तो अकबर की नजर और आगे जाती है, राजस्थान से आगे अकबर की नजर गुजरात पे पड़ती है। तो 1572 में अब अकबर गुजरात पे अटैक कर देता है और गुजरात के सुल्तान को हरा देता है। तो जब वो गुजरात जाता है अकबर, तो पहली बार अपने जीवन में अकबर को समुद्र देखने को मिलता है, क्योंकि अकबर के दादा परदादा ये सब तो अफगानिस्तान से आए थे। अकबर पैदा हुआ था सिंध में,
अकबर ने अपना बचपन बिताया था पंजाब में, तो उसको समुद्र देखने का तो मौका मिला नहीं था। तो पहली बार उसको गुजरात के खंबात की खाड़ी, गुजरात अगर आप देखोगे, अगर आपको मैप ध्यान में होगा तो ये खाड़ी है ना, ये सब समुद्र ही तो है। तो यहीं पे समुद्र देखने को मिला अकबर को। आप ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में। तो गुजरात जो जीता अकबर ने, इस बात को कोमेमोरेट करने के लिए, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वापस जब ये आगरा आ गया, तो फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बसाया था, कुछ ही साल पहले फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था ना, उस फतेहपुर सीकरी में एक गेट बनवाता है अकबर। उसका कहना है कि मैं इंडिया का सबसे मैग्निफिसेंट गेट बनवाऊंगा। उस गेट का नाम रखा गया बुलंद दरवाजा। दरवाजा यानी गेट, बुलंद यानी विक्टोरियस, चारों तरफ जिसकी चर्चा हो रही हो। किस बात की चर्चा हो रही है? अकबर के गुजरात जीतने की। तो आप याद रखोगे, फतेहपुर सीकरी क्यों बनवाया गया था? क्योंकि राजपूतों को हराया था। बुलंद दरवाजा क्यों बनवा रहा है? क्योंकि गुजरात को जीता है, गुजरात को हरा दिया है। तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी का गेट है, फतेहपुर सीकरी का दरवाजा है। तो अब अकबर का ध्यान फिर से मेवाड़ पे केंद्रित हो जाता है, क्योंकि मेवाड़ उसके हाथ से निकल गया था। तो अब अकबर फिर से दोबारा कोशिश करने लगता है। तो अब जो है, उदय सिंह की तो डेथ हो चुकी थी, और उदय सिंह का बेटा यानी कि प्रताप सिंह, जिसको आज हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, तो महाराणा प्रताप को अकबर मैसेजेस भिजवाने स्टार्ट कर देता है कि जैसे तुम्हारे फादर को हरा के मैंने मेवाड़ अपने कब्जे में कर लिया था, तुम्हें भी हरा सकता हूं। तो हम लड़ने आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम जो है मेवाड़ सरेंडर कर दो और मेरे एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर लो, यानी मेरे ऑफिसर बन के रहो। तो महाराणा प्रताप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो मना कर देते हैं कि मैं लड़ने से नहीं डरता हूं, मैं मेवाड़ किसी कंडीशन पे तुम्हें नहीं सौंपूंगा। तो अब यह बात जब हो गई, तो अकबर और महाराणा प्रताप में लड़ाई तो होनी ही थी। महाराणा प्रताप ने जो अकबर की बात मानने से इनकार कर दिया था। तो यही लड़ाई आगे चल के बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहलाई। तो हल्दी घाटी जो है उदयपुर के पास ही एक जगह है। तो उदयपुर का क्या सिग्निफिकेंस है? तो महाराणा प्रताप के पापा उदय सिंह ने ही उदयपुर को बसाया था ना, तो महाराणा प्रताप यही उदयपुर में ही रहते थे। तो उदयपुर के पास हल्दी घाटी नाम के जगह पे अकबर की और महाराणा प्रताप की लड़ाई हो गई। तो अकबर खुद तो नहीं आया था इस लड़ाई में, उसने दूसरे राजपूत राजा को भेजा था, क्योंकि अकबर दिमाग का बहुत तेज था। अकबर चाहता था कि एक राजपूत को दूसरे राजपूत के साथ लड़ा दो। अगर अकबर सीधा सीधा किसी राजपूत पे हमला करेगा तो सारे राजपूत एक हो जाएंगे और अकबर पे हमला कर देंगे। इसीलिए अकबर चाहता था कि एक राजपूत को दूसरे राजपूत से लड़ाओ। तो अकबर ने अपनी तरफ से राजा मानसिंह को भेजा। राजा मानसिंह कौन थे? तो जोधाबाई के भाई थे। तो जोधाबाई कौन थी? तो अकबर की वाइफ थी। ठीक है, तो यही राजा मानसिंह जाते हैं हल्दी घाटी की लड़ाई में, पार्टिसिपेट करते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि महाराणा प्रताप इस लड़ाई में घायल हो गए और उनको बैटलफील्ड छोड़ के जाना पड़ा। तो इस बैटलफील्ड में घायल होने के बाद महाराणा प्रताप जंगलों में जाके रहने लगे और वहीं से गुरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने कंटिन्यू किया। यानी कभी भी फेस टू फेस बैटल नहीं किया, गुरिल्ला वॉरफेयर के जरिए जो मेवाड़, क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी हारने के बाद वापस जो मेवाड़ है वो मुगल डायनेस्टी के कब्जे में चला गया। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे ताकि मेवाड़ के कुछ छोटे छोटे हिस्सों को रिकवर किया जा सके। तो राजपुताना भी एक तरह से आ गया अकबर के कंट्रोल में। अब अकबर का अगला निशाना था कश्मीर पे। अकबर ने कश्मीर और सिंध को भी जीत लिया, बहुत जल्द जीत लिया। तो इसी बीच क्या होता है कि अकबर का एक कजन यानी चचेरा भाई था, उसका नाम था हाकिम मिर्जा। उसने काबुल में रिवोल्ट कर दिया, काबुल यानी अफगानिस्तान में रिवोल्ट कर दिया। तो खैर ये रिवोल्ट तो काफी असरदार रहा नहीं। अकबर तुरंत काबुल पहुंचा, उसने इस रिवोल्ट को दबा दिया।
लेकिन अकबर के दिमाग में यह बात आ गई कि मैं रहता हूं दिल्ली में, मेरी टेरिटरी काबुल तक फैली हुई है, तो अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो कल तो कोई भी पंजाब और काबुल जैसे एरियाज पे कब्जा कर लेगा, इसलिए मुझे अपनी टेरिटरी को शिफ्ट करना होगा, अपने कैपिटल को शिफ्ट करना होगा। तो यही सोचते हुए अकबर ने अपनी कैपिटल आगरा से शिफ्ट करके लाहौर कर ली। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इकलौता मुगल एम्परर है ये जिसकी कैपिटल लाहौर थी, कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन लाहौर से इसने अपना सारा गवर्नमेंट चलाया। किसने? अकबर ने। तो अगले 15 सालों तक अकबर लाहौर में ही रहा। क्यों गया था वो लाहौर? क्योंकि देखो ये आगरा है, ये लाहौर है, ये काबुल वाला एरिया है। तो आगरा से काबुल पहुंचने में काफी वक्त लगता है, तो कोई अगर काबुल पे हमला करेगा तो अकबर को काफी महीने लग जाते वहां पहुंचने में, इसलिए वो लाहौर शिफ्ट हो गया था ताकि पूरी किंगडम पे बराबर उसकी पकड़ बनी रहे। अकबर की लाइफ में राजपूतों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इनफैक्ट अकबर पैदा ही एक राजपूत के घर हुआ था। तो आओ पता करते हैं कि अकबर की जो राजपूतों की तरफ पॉलिसी थी वो कैसी थी। तो बचपन से ही अकबर जो है राजपूतों को काफी पसंद करता था, क्योंकि उनके घर में ही वो पैदा हुआ था। अकबर इस चीज को जानता था कि राजपूतों को हराना आसान नहीं है। राजपूत काफी ब्रेव, ताकतवर और देशभक्त होते हैं, तो उनको हराना आसान नहीं है। और साथ ही बिना उनके मदद के इंडिया पे रूल भी नहीं किया जा सकता, यानी कोई बाहरी आदमी इंडिया पे आके रूल करे, वो भी राजपूतों के मदद के बिना, यह संभव नहीं है। तो अकबर हमेशा इसी चक्कर में रहता था कि कैसे राजपूतों से दोस्ती कर ली जाए। तो उसने कुछ दिनों के बाद इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जिससे राजपूतों से दोस्ती हो जाए। तो अंबेर, राजस्थान का एक प्रोविंस था अंबेर, वहां के राजा थे राजा भारमल। तो उनकी बेटी थी जोधाबाई। तो इसी जोधाबाई से अकबर की शादी हो जाती है, तो अकबर राजपूतों का दामाद बन गया। तो इसी राजा भारमल, ये पहला राजपूत राजा था जिसने अपनी बेटी की शादी मुगलों से कराई। आगे चल के कई सारे मुगल एम्परर हुए, आप बात करो जहांगीर की, आप बात करो औरंगजेब की, तो सब ने, क्योंकि सबकी कई वाइफ्स होती थी, तो उनमें से एक ना एक वाइफ राजपूत होती ही थी। ये बात आपको याद रखनी है कि अकबर ने राजपूतों से दोस्ती की पॉलिसी शुरू की, राजपूतों का दामाद बन गया अकबर। तो इसी राजा भारमल ने सबसे पहले अपनी बेटी मुगलों के यहां ब्याही। यहीं पे नहीं रुके राजा भारमल। राजा भारमल ने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपने दो बेटे भगवान दास और मान सिंह को अकबर की गवर्नमेंट में शामिल करा दिया, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करा दिया। तो ये दोनों तो अकबर के साले हुए ना, तो अकबर इन दोनों पे बहुत भरोसा करता था, खास करके मान सिंह पे। तो अकबर ने दोनों अपने सालों को काफी ऊंचे ओहदों पे, काफी ऊंचे पोजीशंस पे बिठा दिया। अब बात करते हैं अकबर के रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में। तो एक्चुअली आज हम अकबर को अकबर दी ग्रेट बुलाते हैं, तो ये अकबर दी ग्रेट में ग्रेट बुलाने की जो वजह है वो रिलीजियस पॉलिसी ही है। हम इसलिए अकबर को ग्रेट नहीं बुलाते हैं कि उसने कोई बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अकबर एक काफी टॉलरेंट किस्म का बादशाह था, यानी बाकी मतलब जितने भी धर्म होते हैं सबको बराबर की नजरों से ये देखता था। इसके कई आपको उदाहरण मिलेंगे, जैसे 1562 में इसने जजिया नाम का टैक्स अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो जजिया किस तरह का टैक्स था? ये टैक्स केवल नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, यानी वो लोग जो मुस्लिम नहीं होते थे उनको ये टैक्स राजा को जमा करना होता था। राजा मुस्लिम लेकिन प्रजा मुस्लिम नहीं, तो इसके लिए आपको टैक्स देना होगा। तो ये टैक्स बंद करवा दिया अकबर ने, क्योंकि अकबर ने कई सारे हिंदू महिलाओं से शादी की थी, राजपूत के घर में भी शादी की थी। तो उसकी बीवी जो हिंदू वाइफ्स होती थी उनको अकबर पूजा पाठ करने की पूरी आजादी देता था, मतलब अपना धर्म फॉलो करने की पूरी आजादी दे रखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट अगर अकबर की लाइफ में आया तो अकबर क्या है कि
सारे धर्मों के बारे में जानना चाहता था। अकबर काफी क्यूरियस था, वो जानना चाहता था कि आखिर अलग अलग धर्म इस दुनिया में क्यों है, हिंदू धर्म इस्लाम दोनों में क्या अंतर है। तो सारे धर्मों को समझने के लिए उसने एक बिल्डिंग बनवाई फतेहपुर सीकरी में ही, फतेहपुर सीकरी के अंदर एक बिल्डिंग बनवाई, उसका नाम रखा इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब होता है प्रेयर करने की जगह, इबादत का मतलब होता है प्रार्थना, खाना का मतलब होता है घर। तो ये इबादत खाना फतेहपुर सीकरी के अंदर बनाया गया। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। कब बनवाया? 1575 में बनवाया। तो इसी इबादत खाने में अकबर जो है हर थर्सडे को वो हर धर्म के गुरुओं को बुलाता था, इबादत खाने में बुलाता था, खुद भी जाता था और वहां बैठ के उनसे अलग अलग धर्मों की चर्चा करता था। सारे धर्म के स्कॉलर्स, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो, जोरास्ट्रियन हो, सबको बुलाता था, सबको बराबर इज्जत देता था अकबर। लेकिन अकबर ने कभी भी जो मुस्लिम उलेमा है उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो उस वक्त का जो दौर था, इस्लामिक किंगडम्स है ना ये सब, तो इस्लामिक किंगडम्स में जो मुस्लिम टीचिंग्स होती है, जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, उनकी काफी अहमियत होती है, वो काफी ताकतवर होते हैं, वो एक्चुअली बादशाह को भी सलाह वगैरह दिया करते थे। लेकिन अकबर ने बिल्कुल ये सारी चीजें बंद कर दी, यानी कि पॉलिटिक्स अपनी जगह और धार्मिक इंटरफेरेंस अपनी जगह, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो ये जो इबादत खाने में जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, अकबर सबकी बातें सुनता था कि किस धर्म में क्या लिखा है। इन सब का नतीजा ये निकला कि अकबर का दिमाग, कह लो तो उस जमाने में लोग कहते थे कि अकबर का दिमाग खराब हो गया था। अकबर ने 1582 में एक नया रिलीजन, खुद को उस रिलीजन का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया और एक नया रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, दीन ए इलाही। उसका कहना था कि सारे रिलीजन को मैंने स्टडी कर लिया है, सारे रिलीजन एक ही बात बोलते हैं, तो सारे रिलीजन की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको लेके मैं एक नया धर्म बनाऊंगा, ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच का जो झगड़ा है ये सब सारे झगड़े खत्म हो जाए, एक ही धर्म सब फॉलो करे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अकबर ने किसी को मजबूर किया हो कि मैं बादशाह हूं तो आप मेरे कहे रिलीजन पे चलो, ऐसा नहीं था। अकबर ने बस एक कॉन्सेप्ट सामने रखा कि मैं एक नए रिलीजन को आपके सामने लेके आ रहा हूं, आपको पसंद है तो आप ये धर्म अपनाओ। अब तो आप बात करते हैं इस नए रिलीजन के बारे में। तो ये जो दीन-ए इलाही नाम का रिलीजन था, ये भी एक भगवान में यकीन करता है। इस्लाम भी एक ही भगवान में यकीन करता है जिसने सारी दुनिया बनाई, जबकि कई रिलीजन है जिसमें कि कई सारे देवी देवता होते हैं। तो दीन-ए इलाही एक ही देवी देवताओं पे, एक ही देवता में यकीन करता था, यानी किसी एक ही ताकत ने पूरी दुनिया बनाई है। तो दीन-ए इलाही का कॉन्सेप्ट क्या था कि हर धर्म के अच्छे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए थे। ये काफी बैलेंस था, यानी कि औरत मर्द में कोई भेद नहीं, कोई जाति व्यवस्था नहीं, इसकी कोई अपनी फिलॉसफी नहीं थी, ये बस एक लाइफ स्टाइल की तरह था जो ये कहता था कि सारे धर्मों में एक बैलेंस होना चाहिए, एक अपनेपन की भावना होना चाहिए, तो सारे धर्मों में एकता फैले, यही दीन-ए इलाही का मकसद था। तो दीन-ए इलाही अकबर के जमाने में कुछ भी खास नहीं कर पाई, केवल 15 फॉलोअर्स हो पाए। दीन-ए इलाही को किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं, सबको लगता था कि अकबर जो है बूढ़ा हो गया है, सठिया गया है। तो 15 ही लोगों ने दीन-ए इलाही को एक्सेप्ट किया। इन 15 लोगों में अकबर का फेवरेट बीरबल भी शामिल था। तो बीरबल कौन था? तो अकबर के नवरत्नों में से एक था बीरबल। आगे हम बीरबल की कहानी भी देखेंगे। तो अकबर ने किसी को फोर्स नहीं किया कि मेरे बनाए दीन-ए इलाही रिलीजन को आपको फॉलो करना ही होगा। तो अकबर की मौत के बाद ये जो दीन-ए इलाही नाम का रिलीजन था ये अपने आप खत्म हो गया। अब बात करते हैं अकबर के 9 रत्नों की। तो अकबर से पहले हमने एक राजा का नाम सुना है, विक्रमादित्य, जो गुप्त डायनेस्टी के राजा थे। तो इन्होंने भी अपने दरबार में 9 बड़े बड़े स्कॉलर्स को जमा कर रखा था। उन 9 स्कॉलर्स को ही नवरत्न कहा जाता था। तो यही काम अकबर ने भी किया था। तो अकबर ना सिर्फ एक ताकतवर राजा था, ना सिर्फ वो धर्म कर्म की बातें करता था, बल्कि उसका इंटरेस्ट आर्ट एंड कल्चर में भी काफी था। तो इसीलिए उसने अपने दरबार में
9 अलग अलग फील्ड के स्कॉलर्स को जमा कर रखा था। इन्हीं 9 स्कॉलर्स को नवरत्न कहा गया। इन 9 स्कॉलर्स के बारे में आप इस लिस्ट को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो बीरबल कौन था? तो वो एक विदूषक था, यानी कि कोर्ट में जो हंसी मजाक होते हैं ना, वो किया करता था। जैसे आज हम देखते हैं कपिल शर्मा का शो, तो कपिल शर्मा क्या करते हैं, वो टेलीविजन पे आके हमारे एंटरटेनमेंट के लिए चुटकुले वगैरह सुनाते हैं ना। तो उस जमाने में कपिल शर्मा तो नहीं थे, तो बीरबल थे एंटरटेनमेंट के लिए, अकबर की एंटरटेनमेंट किया करते थे। दूसरे नवरत्न मियां तानसेन, ये बेसिकली एक हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। तो मियां तानसेन का असली नाम था तन्ना मिश्रा, और ये बहुत बड़े संगीतकार थे। तानसेन जैसी आवाज आज भी कहते हैं ना लोग। तीसरे नवरत्न थे अबुल फजल। अबुल फजल क्या थे? तो वो एक हिस्टोरियन थे, इतिहास लिखते थे, हिस्टोरियन। तो किसका इतिहास लिखते थे? तो अपने राजा अकबर का इतिहास लिखते थे। अकबर ने उनको दरबार में इसीलिए रखा था ना कि मैं जो लड़ाई लड़ता हूं, मैं जो बड़े बड़े फैसले लेता हूं, तो तुम उन सबको नोट करो, मेरी बायोग्राफी बनाओ। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी है, अकबर के लाइफ पे एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है आईने अकबरी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आईने अकबरी, यानी अकबर के जीवन का आईना, यानी अकबर के जीवन का परिचय। चौथे नवरत्न थे फैजी। तो फैजी कौन थे? तो ये कोर्ट पोएट थे। पांचवें नवरत्न थे महाराजा मान सिंह। तो ये मान सिंह कौन है? तो ये जोधाबाई के भाई हैं, अकबर के अपने साले हैं। तो ये आर्मी कंसल्टेंट थे, इनका यूज अकबर जो है लड़ाइयां जीतने के लिए किया करता था। छठे नवरत्न थे फकीर अजियोद्दीन। फकीर अजियोद्दीन बेसिकली एक सूफी सेंट थे, सूफी सेंट भी थे और गाने वगैरह भी, सूफी पोएम्स भी कंपोज किया करते थे। सातवें नवरत्न थे मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा जैसे बीरबल चुटकुले वगैरह सुनाया करते थे, वैसे ही मुल्ला दो प्याजा थे। तो बीरबल हिंदू, मुल्ला दो प्याजा मुस्लिम। तो बस यही फर्क था दोनों में, और कुछ नहीं। आठवें नवरत्न थे टोडरमल। तो टोडरमल बेसिकली शेर शाह सूरी के साथ काम करते थे, शेर शाह सूरी के साथ काम करते थे। ये एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर थे, शेर शाह सूरी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो फाइनेंस का काम, इकोनॉमिक्स का काम, ये सब देखते थे। नौवें नवरत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये भी पोएट थे, लेकिन ये हिंदी में पोएट्स लिखते थे, जबकि जो अकबर वगैरह है ये सब पर्शियन भाषा में बात किया करते थे। तो अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? तो हिंदी में कविता लिखने वाले। तो अब बात करते हैं अकबर के लैंड रिवेन्यू सिस्टम की, यानी कि जमीन से मिलने वाले टैक्स की। तो जमीन का टैक्स क्या होता है? तो किसान अगर किसानी करते हैं, उसका टैक्स देते हैं, तो बेसिकली वही लैंड रिवेन्यू टैक्स कहलाता है। तो जैसा कि हमने देखा कि नवरत्नों में से एक रत्न थे राजा टोडरमल। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरह काम करते थे। तो इन्हीं राजा टोडरमल के कहने पे अकबर ने अपने लैंड रिवेन्यू सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव किए। लगभग 1580 के आसपास बहुत बड़े स्तर पे बदलाव किए। तो एक नया लैंड रिवेन्यू सिस्टम बनाया अकबर ने, उसका नाम रखा गया जब्ती और बंदोबस्त या फिर दहसाला सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जब्ती, बंदोबस्त या दहसाला सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो अकबर ने किया था राजा टोडरमल के एडवाइस पे। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। अगर राजा टोडरमल ऑप्शन में रहा तो आपको यही टिक करना है, अगर अकबर रहा तो अकबर टिक करना है। दोनों एक साथ होंगे नहीं। अगर दोनों एक साथ हुए तो भी आप राजा टोडरमल ही टिक करोगे, क्योंकि राजा टोडरमल के ही दिमाग की उपज थी ये। तो अब ये दहसाला सिस्टम क्या है? दह का मतलब होता है 10, साला का मतलब होता है साल यानी ईयर्स। तो पिछले 10 सालों को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाया जाता था कि आपकी जमीन ऑन एन एवरेज एक साल में कितना अनाज पैदा करती है। पिछले 10 साल का एवरेज लिया जाता था, क्योंकि हो सकता है कि इस साल आपको आपके यहां बारिश नहीं हुई हो, आपका अनाज ठीक से उगा नहीं, या हो सकता है कि इस साल जरूरत से ज्यादा अनाज उपज गया।
तो चीजों को बैलेंस रखने के लिए एवरेज निकाला जाता था पिछले 10 साल का, इसलिए ये 10 साला सिस्टम कहलाता था। तो जो टैक्स है ये सब आपको याद उतना रखने की जरूरत नहीं है, एज अ टीचर बताना मेरा काम है, तो मैं बता देता हूं कि जो लैंड टैक्स है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ था, पोलाज, परावती, छाछर और बंजर। तो बेसिकली ये जमीन की क्वालिटी पे डिपेंड करता था। अगर कोई जमीन बंजर है, बंजर होने का मतलब क्या होता है, वहां खेती बाड़ी नहीं होती है, तो हर 5 सालों में एक बार वहां पे खेती होती है, तो हर 5 सालों में एक बार आप टैक्स दोगे। उससे थोड़ी कम उपजाऊ जमीन, यानी बंजर का मतलब तो लगभग बेकार जमीन, उससे थोड़ी कम खराब हालत छाछर जमीन, यानी हर 3 या 4 सालों में आपको टैक्स देना है। उससे थोड़ी अच्छी हालत में जमीन परावती, यानी हर 2 साल में एक बार आप वहां खेती कर पाते हो, तो आपको हर 2 साल में एक बार टैक्स देना है। पोलाज यानी बहुत अच्छे क्वालिटी की जमीन जहां हर साल रेगुलर बेसिस पे खेती होती है। तो खैर ये सब आपको याद उतना रखने की जरूरत नहीं है। तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो बेसिकली कैश में किया जाता था। हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम देखा था कि अगर आप टैक्स नहीं दे पाते थे तो आप अनाज के रूप में भी टैक्स जमा करते थे। आप अनाज ही तो उगाते हो ना, तो वही अनाज आपने टैक्स के रूप में जमा कर दिया तो आपका काम चल जाता था। तो ये थी अकबर की लैंड रिवेन्यू सिस्टम। अब बात करते हैं अकबर के मनसबदारी सिस्टम के बारे में। तो अकबर तो एक बादशाह है, उसको इतनी बड़ी एम्पायर चलानी है, तो एम्पायर चलाने के लिए उसको मिलिट्री ऑफिसर्स भी तो चाहिए। तो अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में एकोमोडेट करने के लिए, यानी उनको पोजीशन देने के लिए, उनको शामिल करने के लिए गवर्नमेंट में एक सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम का नाम रखा गया मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? अकबर ने किया। क्यों किया? अपने गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट राजा अकेले तो नहीं चलाता है ना, राजा के साथ कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, कुछ रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, कुछ बीरबल के जैसे लोग भी होते हैं। तो मनसबदारी क्या था कि इसमें जितने ऑफिसर्स थे उनको एक रैंक दी जाती थी। इस रैंक को मनसब कहा जाता था। तो रैंक से यह साबित होता था कि किसकी कितनी अहमियत है। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर होता है और चीफ मिनिस्टर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर से बड़े होते हैं ना, तो उसी वक्त इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए रैंक या मनसब असाइन कर दिया जाता था ऑफिसर को। अब इस मनसब का क्या मतलब होता था? तो मनसब बेसिकली एक न्यूमेरिकल फिगर हुआ करती थी। तो ये 10 से लेके 5000 तक होती थी। अगर किसी का मनसब 10 है तो कहने का मतलब है कि उसको 10 सैनिकों का इंचार्ज बनाया गया है। तो मुगल 10 सैनिक का हेड है वो। इन 10 सैनिकों का खाना पीना, इसकी सारी जिम्मेदारी सब इसी आदमी के पास होगी। किसी की रैंक 5000 होती थी, यानी उसके हवाले 5000 सैनिक कर दिए जाते थे। उसके कहने पे ही वो 5000 सैनिक जहां जाएंगे उसके कहने पे ही जाएंगे। तो एक तरह से अकबर ने छोटे छोटे सेनापति बना रखे थे। किसी को 10 सैनिक उसके हवाले कर दिए जाते थे, किसी के हवाले 5000 सैनिक हो जाते थे। तो जो अकबर के अपने बेटे वगैरह हुआ करते थे, जो अपने राजकुमार हुआ करते थे, उनको ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रैंक दी जाती थी। रैंक का मतलब है कि आपके पीछे कितने सैनिक खड़े रहेंगे। तो सबसे ज्यादा सैनिक तो राजकुमारों के पीछे ही खड़े रहेंगे ना, तो राजकुमारों को बहुत ऊंचे लेवल की या हाई रैंकिंग मनसब दी जाती थी। अब ये जो रैंक या मनसब है ये 2 पार्ट में बटी होती थी। पहला पार्ट था जात, दूसरा पार्ट कहलाता था सवार। अब ये जात और सवार क्या है? तो जात का मतलब प्योर रैंक हो गया, जैसे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, ये तुम्हारी जात, ये तुम्हारी स्टेटस को शो करता है। दूसरा जो कंपोनेंट हुआ करता था वो कहलाता था सवार। तो सवार जो कंपोनेंट था वो दिखाता था कि आपके हवाले कितने सैनिक होंगे, यानी आप कितने सैनिकों को कंट्रोल करोगे। तो वो सवार, जैसे अगर मेरा मनसब 50 है तो मनसब के 2 हिस्से होंगे। मुझे कोई ना कोई पोजीशन दी गई होगी, या तो मुझे रिवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया होगा, या तो मुझे सेनापति बनाया गया होगा, या तो मुझे घोड़ों का इंचार्ज बनाया गया होगा।
तो ये पार्ट कहलाता था जात, और ये जो 50 लिखा हुआ है ये कहलाता था सवार। यानी कि मुझे 50 सैनिकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन 50 सैनिकों को मुझे संभालना है। जब अकबर बोलेंगे तो मैं अपने 50 सैनिकों को लेके लड़ाई के मैदान में पहुंच जाऊंगा। तो ये सैनिक सवार कहलाते थे। 50 का मतलब है कि आप 50 सवार आपको दिए जाते हैं। तो सवार का मतलब होता है कि आप किसी चीज पे बैठे हो तो किस चीज पे सवार हो, तो सैनिक है तो घोड़ों पे सवार होंगे ना। तो सैनिकों को भी संभालना है, हर सैनिक के लिए 2 घोड़े होने चाहिए, एक घोड़ा थक जाए तो दूसरा घोड़ा काम में आ जाए। तो बेसिकली जो भी मनसबदार बनता था, मनसबदार बनने का क्या मतलब होता था कि आपको सैनिकों को और घोड़ों को मेंटेन करना है, उनकी देखभाल करनी है। जब लड़ाई के मैदान में जरूरत पड़ेगी आपकी, आपको बुलाया जाएगा, आप उन सारे सैनिकों को लेके पहुंच जाना मैदान में। तो ये सारे जो मनसब वगैरह दिए जाते थे, अलॉट होते थे, मनसबदारी जो दी जाती थी, ये सब डायरेक्टली अकबर ही डिसाइड करते थे। वही डिसाइड करते थे कि मान सिंह को कितना मनसब देना है, बीरबल को कितना देना है। तो बात करते हैं अकबर के डेथ की। तो अकबर इतने महान राजा थे, तो खैर डेथ तो सबकी आनी है, मौत तो सबकी आनी है। तो इनकी डेथ डिसेंट्री से हो गई, इनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। तो फाइनली डिसेंट्री से इनकी डेथ 29 अक्टूबर 1605 को हुई। तो डेट आपने याद नहीं रखनी है बच्चों, लेकिन ईयर तो आपको याद रखना ही है, 1605 में। तो अकबर की डेथ के बाद अकबर का बेटा जिसका नाम था नूरुद्दीन सलीम जहांगीर, वो भारत का अगला बादशाह या अगला मुगल एम्परर बनता है। तो इस तरह अकबर की कहानी या अकबर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अगली वीडियो में हम इसी सलीम यानी कि जहांगीर नाम के एम्परर की पूरी डिटेल में कहानी समझेंगे।